तो फ्रेंड्स अब आते हैं 21 पैराग्राफ पे। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोप। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आफ्ताब। और इसके पहले जो वीडियो में हम 16 पैराग्राफ का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें महात्मा गांधी ने डिफरेंटेड मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशंस का और इंडियन सिविलाइजेशंस का बताए हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भौतिकतावादी को बढ़ावा देता है, जबकि हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो भौतिकतावादी को बढ़ावा नहीं देता है। तो आज हम लोग देखते हैं 70 पैराग्राफ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 70 पैराग्राफ। तो इसमें देखते हैं कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप इट टिल नाउ। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, जैसे केप्ट मैंने रखा है, अलाइव मतलब जीवित रहना, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार होता है। तो आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक उसे जीवित रखे हुआ है। मतलब महात्मा जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता में अभी वो खासियत है जो अभी तक जिंदा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबोलियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। यानी महात्मा गांधी यहाँ पे जो पश्चिमी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यह बेबोलियन की सभ्यता, सीरियन, पारसी और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का ये गवाह बना हुआ है कि ये कैसे सारी सभ्यता नष्ट हो गई। यहाँ पे इजिप्ट मतलब क्या होता है, मिस्र, इजिप्टियन मतलब मिस्री माने मिस्र की सभ्यता। तो ये महात्मा गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये सारी सभ्यता नष्ट हो गई और अभी भी हमारी सभ्यता कायम है। आगे कहते हैं, कास्ट ए लुक अराउंड यू वेयर आर रोम एंड ग्रीस। अपने चारों एक नज़र डालिए, रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है। मतलब कास्ट में डालना, अराउंड मतलब चारों तरफ। महात्मा गांधी कहते हैं कि आप अपने चारों तरफ यानी पूरे विश्व की सभ्यता देखकर आप ये देखिए कि रोम की सभ्यता कहाँ है, ग्रीस की सभ्यता कहाँ है, मतलब ये सारी सभ्यता नष्ट हो गई। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन और रेदर द एंशिएंट रोम फॉर द रोम वाज इटली। तो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है सब आसान है। गिवन इटली का, एंशिएंट रोम मतलब प्राचीन रोम। कह रहे क्या आप आज गिवन की इटली या प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। तो ये आपने देखा, ये हम लोग ने 17 पैराग्राफ पे डिस्कशंस किया। अब हम चलते हैं 18वीं पैराग्राफ पे। गो टू ग्रीस वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ग्रीस जाइए, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है, यानी वो भी खत्म हो चुका। देन तब कमिंग टू इंडिया, तब भारत आइए। गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है आपका, जैसे एंशिएंट रिकॉर्ड, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, रिकॉर्ड मतलब अभिलेख होते हैं, कंसंट्रेंट मतलब होता है कि मजबूर हो जाना, है ना, और एंशिएंट तो फिर जान लिविंग मतलब जीवित रहना। मतलब कहते कि जाइए फिर भारत में आकर देखिए, प्राचीन अभिलेख उठाइए, फिर अपने आसपास देखिए, आप विवश हो जाएंगे कहने को कि हाँ हम यहाँ प्राचीन भारत के अभी तक जिंदा देख रहे हैं। यानी महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आप भारत के अभिलेख को उठाइए, यहाँ देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के जब अभिलेख उठाएंगे तो क्या उठेंगे कि हाँ आज भी हम भारत की सभ्यता को जिंदा देख रहे हैं। अब आते हैं 20 पैराग्राफ पे। तो इसमें महात्मा जी कह रहे हैं कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, कल्चर तो आप जानते हैं, डिपेंड मतलब निर्भर होना, मल्टीप्लाइंग मतलब एक गुणा करना, बहुगुण में बढ़ना, इंडल्जेंस मतलब होता है कि इच्छा भोग वृद्धि, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, और सेल्फ डेनियल मतलब क्या होता है कि एक स्वयं के इनकार। तो यहाँ पे महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारी
सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छा भोग वृद्धि पे नहीं बल्कि इच्छा भोग की सीमित करने पर टिकी हुई है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं 21 पैराग्राफ पे। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, डाउट में संदेह होना, शुट मतलब अनुकूल होता है, मीन मतलब अर्थ होता है, रुइन मतलब नष्ट होना होता है, इंडेवर मतलब प्रयास। यानी स्पष्ट बात है, इसमें महात्मा गांधी कह रहे हैं कि यूरोपीय सभ्यता कोई संदेह नहीं कि यूरोपियों के लिए अनुकूल है, लेकिन भारत के लिए विनाशकारी होगा अगर हम इसे नकल करने के प्रयास करते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, जो यूरोपियन सभ्यता है यूरोप के लिए अनुकूल है, लेकिन हम उसकी कॉपी करेंगे, नकल करेंगे तो यह हमारे लिए विनाशकारी बन जाएगा। आगे देखते हैं, दिस इज नॉट टू से दैट, यह कहने की जरूरत नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है कि एसिमिलेट मतलब पचाना, एसिमिलेशन उससे नाउन बना है, और आप देखेंगे अडॉप्ट मतलब ग्रहण करना। हमने नहीं अपनाया और पचाया जितना कुछ हम लोग के लिए अच्छा था और पचाने लगता है। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि जितना हमारे पचाने लायक वेस्टर्न सिविलाइजेशन था उतना हमने पचाया। As it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। तो इसमें देखेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड से, तो मीन मतलब अर्थ बताना पहले ही बता चुके हैं, और यहाँ पे जो क्रेप्ट मतलब पनपना का अर्थ में आता है। तो इसमें मतलब, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो कुछ बुराई यूरोपीय में पनपाई है उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। सही बात है, मतलब महात्मा जी कहते हैं कि जो बुराई यूरोपियन वाले, वेस्टर्न वाले ने उपजाया है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनके लिए ही घातक होगा। आते हैं 22 पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे महात्मा जी कहते हैं, द incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil and I make bold to say that। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंसेसेंट मतलब निरंतर होता है, मटेरियल मतलब जानते हैं भौतिकता, कंफर्ट मतलब आराम होता है, और सच में ऐसा इतना होता है, इविल मतलब बुराई होता है, बोल्ड मतलब एक बोल्ड टू से मतलब बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि एक साहस के साथ कहना। तो भोग विलास की वस्तु की निरंतर खोज और इसमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है और मुझे बोलने पर विश्वास कर देती है कि the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the way of the comfort which they are becoming slaves। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख रहे हैं, जैसे आउटलुक मतलब दृष्टिकोण होता है, पेरिस मतलब क्या होता है, नष्ट करना होता है, वेट मन वजन, कंफर्ट मन आराम होता है, स्लेव मतलब यहाँ गुलाम का अर्थ मिलेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं महात्मा गांधी यूरोपियों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। यदि वे आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते हैं जिसके वे गुलाम बन रहे हैं, तो इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोट सर्टेन डेथ। हो सकता है कि मेरी अध्ययन गलत हो, पर मुझे मालूम है कि भारत के लिए गोल्डन फ्लिस मतलब एक पौराणिक कथाएं हैं के पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि महात्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं घातक या विनाशकारी भी साबित हो सकता है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स एंड द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। यहाँ पे मतलब मोटो मतलब विचार, हार्ट मतलब दिल। तो यहाँ पे जो महात्मा जी कह रहे हैं कि बहुत आसान ये शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत के आधार क्या है, एक पश्चिमी जो विचारक है वो क्या कह रहे हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो भी कहते हैं कि दम बिल्कुल कि सदा जीवन और उच्च सोच अंकित कर ले। यानी वो पश्चिमी जो विचारक है दार्शनिक कह रहे हैं कि जीवन सदा जिया कीजिए लेकिन विचार आपका ऊंच होना चाहिए। टुडे
is certain that the millions cannot have the high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। तो प्रेफोस मतलब स्वीकार करना, मिलियंस मतलब 10 लाख। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे महात्मा गांधी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि और हमें जो कोई जानता के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं, उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। सही बात है। जब आप देख भी सकते हैं कि आज अब जब बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाते तो कहीं ना कहीं आप में एक कंजूसी सी आ जाती है ना, और आपका जो ये थिंकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की ये थॉट है, बिल्कुल ही सही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं 23 पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी कह रहे हैं, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। तो यहाँ पे स्पष्ट जो डिफिकल्ट वर्ड्स देख रहे हैं, कंसिस्ट मतलब रखना, रियल सेंस मतलब सही मायने में, मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुलीकरण, और डेलिबरेट मतलब विचार करना, वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक। यानी यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सभ्यता असल में बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वच्छता से जरूरतों पे लगाम लगाने का नाम। मतलब ये जो सभ्यता है ये मतलब ये जो चाहतों को जो बढ़ाता है वो चीज़ नहीं, बल्कि इस चाहतों पे जो लगाम लगाता है वो चीज़ें हैं। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। इसमें जो एलोन मतलब अकेला होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, प्रोमोट्स मतलब आगे बढ़ाना, कंटेंटमेंट मतलब संतोष होता है, रियल हैप्पीनेस मतलब सही खुशी, कैपेसिटी फॉर सर्विस मतलब सेवा की क्षमता। यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है। कौन? जो ईस्टर्न जो सिविलाइजेशन है। अब फ्रेंड्स आते हैं 24 पैराग्राफ पे। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of a help। यहाँ पे जो फिजिकल हार्मोनी का मतलब होता है कि एक सामाजिक सद्भाव होता है, कंफर्ट मतलब आराम होता है, नेसेसरी मतलब आवश्यक होता है, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, इंस्टीड ऑफ मतलब बदले में। कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम आवश्यक है, पर उसके बाद यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। Therefore, the ideal of creating an unlimited numbers of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare। यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है। आइडियल मतलब आदर्श होता है, क्रिएटिंग मतलब रचना करना, अनलिमिटेड मतलब असीमित, और सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट होना, डिल्यूशन मतलब वर्म, स्नेयर मतलब जाल। इसीलिए अनंत इच्छा को पालना और उसकी पूर्ति करना एक भ्रम और जाल जैसा लगता है। मतलब जितना कि आपकी इच्छा बढ़ती जाती है उतना ही क्या होता है ना, आप दुखी रहते हैं और लगता है कि आपके अंदर एक जाल और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे महात्मा गांधी कह रहे हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट द सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप। तो इस पे सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्ट, फिजिकल नीड्स मतलब शारीरिक जरूरत, और इंटेलेक्चुअल मतलब एक इंटेलेक्चुअल से नीड्स मतलब एक मानसिक जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी कह रहे हैं ना कि व्यक्ति के स्वयं की संकुचित शारीरिक तथा मानसिक जरूरतों को पूर्ति एक निश्चित बिंदु पर पे जाकर मिलती है, और वो है मृत्यु। बिफोर इट degenerates into physical intellectual voluptuousness। इससे पहले कि यह जीवन भौतिक और बौद्धिक विलासिता में गल जाए। तो यहाँ पे आप देखते हैं डीजेनरेट्स मतलब जेनरेट मतलब उत्पन्न करना, और डीजेनरेट्स मतलब उसके उल्टा हो जाएगा, यानी नाश करना, चाहे उसको कह ले कि विनाश। और ये आगे देखते हैं जो वॉलंचुअसनेस मतलब होता है विलासिता। A man must arrange his physical and cultural circumstances। मतलब अरेंज मतलब व्यवस्था करना, फिजिकल मतलब शारीरिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थितियाँ। एक आदमी को अपना शारीरिक और सांस्कृतिक
प्राकृतिक परिस्थितियाँ व्यवस्था कर लेनी चाहिए, सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम in his service as humanity on which all his energy should be concentrated। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी कह रहे हैं ना कि ताकि मानव की सेवा में बाधा न दे जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये इस पहला जो लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसको हमने समाप्त किया। इसके बाद हम आपके बीच लाएंगे इसका जो एक्सरसाइज है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कराते हैं, मैं जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है आपको हम कंप्लीट कराएंगे। इसके